देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम वेटेज जो है ये 10 से 15 मार्क्स की, 10 से 15 मार्क का ये टॉपिक तुम्हारा आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं दो तीन बातें तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम उन दो तीन बातों पे अमल करते हो ना तो तुम लोगों का सिर्फ ये वाला जो है क्या कहते हैं टॉपिक नहीं, बल्कि सारे के सारे टॉपिक जो है ना इजीली कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्योंकि आईकिप के साथ एसोसिएशन भी है, मैं इनके सिलेबस डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, बल्कि हूँ भी। इनफैक्ट नया स्कीम जो आ रही है उसमें भी जो है वो मैं अपना इनपुट दे रहा होता हूँ। और बताने का मकसद ये है कि जो है आईकिप का एक माइंडसेट है, चूँकि इस शोबे से वाबस्तगी है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो आई कैन बेट ऑन इट 95% चांसेस है तुम्हारा पेपर इजीली निकल जाएगा, प्रोवाइडेड कि तुम इन चीज़ों पर अमल करो। वो मैं बताऊंगा, बट अभी हम जल्दी से अपना जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो आपको ये चीज़ पता है कि एक आपके पास एक होता है कैश और एक होता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट जो है आपका, ये वो आइटम्स होते हैं जो कैश तो नहीं होते बट दे आर एज गुड एज कैश। फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वो टीडीआर्स हो गई जिनकी टर्म डिपॉजिट्स हो गई, जो बैंक में पैसा रखवाते हो जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम की हो, वो भी कैश इक्विवेलेंट में आती है। तो अभी हम कैश की बात नहीं कर रहे, अभी हम बैंक की बात कर रहे हैं। तो देखो होता पता है क्या है कि आप जाहिर सी बात है कि जब बिजनेस कर रहे हो तो आप हर चीज की अकाउंटिंग करते हो। तो जो बैंक का बैलेंस आपके पास आ रहा है, जो बैंक का बैलेंस आपकी बुक्स में आ रहा है, आप उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हो। और ये जो आप बैंक के बैलेंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, जाहिर सी बात है बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो सर बसा औकात ये जो आपका बैलेंस है, जो आपके पास बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं उसका जो आपकी रिकॉर्डिंग है, और जो बैंक वाले ने अपने पास रिकॉर्डिंग की हुई, उन दोनों में आता है तजाद, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस। सर क्यों आता है, उसकी वजूहातें बताऊंगा। तो सर जब ये डिफरेंस आता है तो आप एक रिकॉन बनाते हो जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ तजाद होते हैं, कुछ इख्तलाफात होते हैं। सो उस इख्तलाफात को सही करने के लिए जो है आप क्या बनाते हो, रिकंसिलिएशन निगोसिएशन बनाते हो। तो इसलिए ये टॉपिक कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए जो बैंक का बैलेंस है वो क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? जल्दी से, ये मैं सवालात करता रहूंगा, तुम लोग सबने जवाब देने। ये पेपर के सवाल आते हैं, ये पेपर के सवाल आते हैं, अभी जितने मैं बता रहा हूं तुम कहीं नोट कर लो। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है मोर और लेस ये पेपर में आएगा, सबने जवाब देना है। जबर एसेट। और ये जो बैंक का बैलेंस बैंक की बुक्स में आ रहा है, ये कौन सा होता है, लायबिलिटी होता है। जबरदस्त। आमतौर पर जरूरी नहीं है सर, बसा औकात जो तुम्हारे पास बैंक का बैलेंस आ रहा होता है वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी हो सकता है, वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी हो सकता है। जल्दी से बताओ, बैंक का बैलेंस तुम्हारी बुक्स में लायबिलिटी कब होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? बैंक का बैलेंस तुम्हारी बुक्स में लायबिलिटी कब होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? नहीं पता कैसे चलेगा, अरे पता कैसे चलेगा, वो सही है सर, जब वो क्रेडिट साइड पे आ रहा हो या नेगेटिव में हो। पेपर में अगर नेगेटिव में हो या क्रेडिट साइड पर हो तो इसका मतलब यह है कि बैंक का जो बैलेंस तुम्हारी बुक्स में, वो तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और उस बैलेंस को, जैसे बच्चों ने बताया, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? जबरदस्त सर। इसी तरीके से जब आपके लिए लायबिलिटी होगा बैंक का बैलेंस, तो बैंक के लिए क्या होगा, वो एसेट बन जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर बैंक के लिए वो एसेट है? अगर तो वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे आ रहा होगा। क्लियर है? ये कुछ की टिप्स मैं तुम्हें दे रहा हूं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे बुक्स में बैलेंस आ रहा है या बैंक वाले की बुक्स में बैलेंस आ रहा है, ये सर एसेट है या लायबिलिटी है। क्लियर है आपको? अच्छा, अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जो बैंक के रिकॉर्ड में जो बैलेंस आ रहा होता है इसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस। ये लिख लो, पासबुक का जो बैलेंस होता है वो बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस होता है। ये लिख लो कहीं, ये आता है कि पासबुक का बैलेंस किसका होता है, कंपनी का बैलेंस होगा, बैंक वाले का बैलेंस होगा। बैंक स्टेटमेंट में जो दिया हुआ होता है वो वाला बैलेंस होता है। अच्छा जी,
सर तो हम लोगों ने फिर बात की, हम लोगों ने, आई होप ये कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। तो सर हमने ये बात की कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप क्यों बनाते हो। सर जब आपकी बुक्स में जो बैंक में जो आपने पैसे रखवाए हुए हैं उस बैलेंस में, और जो बैंक वाले की बुक्स में जो आपके पैसे हैं, उन दोनों में फर्क हो। आइडियली, यूजुअली, नॉर्मली ये दोनों बराबर होने चाहिए। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर मैं बोलता हूं मेरे को बैंक से 1000 रुपए लेने, तो बैंक वाला भी बोलेगा 1000 रुपए देने। आइडियली तो ये दोनों सेम होने चाहिए, बट बसा औकात कुछ डिफरेंसेस की वजह से, ना चाकियों की वजह से ये मैच नहीं करते। तो आप मैच करवाने के लिए क्या बनाते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर ये मैच क्यों नहीं करते, जो आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक का बैलेंस आ रहा है, ये मैच क्यों नहीं करते। वजूहात क्या है, तो याद रखो 3 वजूहात हैं। अगर आप 3 वजूहात को अगर आप अपनी ग्रिप में कर लेते हो, इन 3 वजूहात को, तो आप यकीन करो बैंक रिकॉन से रिलेटेड आपको जिंदगी भर कभी कोई मसला नहीं होगा। वो 3 वजूहात क्या होंगी, खुद सोचो ना। लेट से मैं बोलता हूं, मैं हसन मारफानी लिमिटेड का मैं क्या बनाऊंगा, मैं बैंक के लिए क्या बनाऊंगा, कैश बुक। और बैंक वाला क्या मेंटेन कर रहा होगा, बैंक स्टेटमेंट। अब चूंकि मैं बैंक इस्लामी में हूं, तो मैं कर लेता हूं कि मैंने मारफानी लिमिटेड ने बैंक इस्लामी में अकाउंट खोला हुआ है, मैंने 1000 रुपए बैंक में रखवाए हुए हैं, तो मेरी कैश बुक में कितना आना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट वाले की बुक्स में कितनी लायबिलिटी आनी चाहिए। दिस इज द आइडियल सिनेरियो। बट 3 वजूहात हैं जिसकी बिना पे ये दोनों मैच नहीं करेंगे। वो 3 वजूहात तुमने याद रख लेनी और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रख लेना है। तो बैंक रिकॉन का दुनिया भर का कोई सवाल आ जाए, तुम इंशाल्लाह कर पाओगे। 3 डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके अलावा कोई चौथा डिफरेंस नहीं हो सकता। सर पहला डिफरेंस, मैंने कोई गलती की है रिकॉर्डिंग में। पहला डिफरेंस क्या है, मैंने गलती की है, मतलब गलती कहाँ है, कैश बुक में। ये 3 वजूहात हैं, ये तुमने अगर याद रख ली तो इंशाल्लाह कभी भी तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। ये आज की आधे घंटे के सेशन के बाद बैंक रिकॉन तुम्हारा टिप्स पर होगा। बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम है पासबुक। ये लिखा हुआ भी है, मैंने अपनी नोटिंग्स में गूगल ड्राइव पे ये सब डाला हुआ भी है। सर जल्दी से बताओ डिफरेंस का पहला रीजन, इधर लिखा हुआ है, ये सब नोटिंग दे दूंगा, डोंट यू वरी, ये सब लिखा हुआ है। बॉय बताता हूं, सबर कर जा, बताता हूं। सर पहला डिफरेंस की वजह, किसने गलती की है, हमने गलती की है, कैश बुक में गलती है। पहला डिफरेंस, जल्दी से बताओ पहली गलती क्या है, किसने गलती की है। अच्छा यार, ये कुछ बच्चों का शायद कैमरा खुल गया है, मैं दरखास्त करूंगा कि प्लीज जो है अपना कैमरा वगैरह जो है वो बंद कर दें। अच्छा जी, जल्दी से बताओ, टाइप करके बताओ पहली गलती क्या है, पहली गलती क्या हो, पहला डिफरेंस क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों, फिजिकल वाले बच्चों तो तुम लोग बता रहे हो, जल्दी से बताओ पहले डिफरेंस की वजह क्या हो सकती है, जल्दी से मैसेज करके बताओ, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों कि कंपनी ने गलती की, कंपनी की बुक्स में गलती है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छे। सर दूसरा वजह क्या हो सकती है, बैंक वाले ने गलती की है, वो आसमान से तो नहीं उतरा ना, वो भी तो भंड मार सकता है, ये भी डिफरेंस इख्तलाफ। पहला क्या था, मारफानी लिमिटेड की गलती है, दूसरा क्या रीजन है, बैंक वाले ने गलती की है। तीसरा डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस, ना हमारी गलती है ना बैंक वाले की गलती है, वक्त वक्त की बात है। वो बोलते हैं ना, न तुम गलत थे न हम गलत थे, जो वक्त था वो गलत था, सही है। तो वो वक्त की बात है, टाइमिंग डिफरेंस। तो सर याद रखो, ये 3 गलतियां हो सकती हैं, 3 डिफरेंसेस की वजह हो सकती है। अगर इन 3 डिफरेंसेस का तुम्हें पता चल गया, तुमने करना क्या है, तो बैंक रिकॉन तुम्हारी टिप्स पर है। तो पहला वजह क्या है, हमारी गलती। दूसरी वजह क्या है, बैंक की गलती। तीसरी वजह क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा, हमारे पास अमिताभ बच्चन भी है, बेला हदीद भी है, चलो अच्छी बात है, सही है, शुक्र है वो जोनी नहीं है। खैर, अच्छा यार, चलो यार, मैं माजरत किया, थोड़ी सी मस्ती करता हूँ, आई होप तुम लोग नाराज नहीं हो गए। अच्छा जी, तो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सर आई लव यू गाइज। सर अब हमने कुछ नहीं करना, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, तुमने वो बस याद रखना, ठीक है।
डिफरेंसेस पढ़ लिए हमने। अब देखो एक चीज याद रखो, तुम यकीन करो अगर आज की क्लास ले लेते हो, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और 2-3 बातें बताऊंगा, अगर वो कर लेते हो ना तो पेपर में तुम लोग बगैर गम के जा सकते हो। तुम देखना पेपर में वही आएगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, की पॉइंट्स वाइल सॉल्विंग बीआरएस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार, हमारी बुक्स में जो बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो डेबिट बैलेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं एसेट है हमारा। सही है, मैंने लिखा हुआ भी। इसी तरीके से जो बैंक स्टेटमेंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो लायबिलिटी बैलेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। सही है। बाज़ औकात हमारी बुक्स में जो है नेगेटिव बैलेंस होता है, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, जिसको बैंक ओडी भी बोलते हैं। और इसी तरीके से बैंक की बुक्स में, बैंक स्टेटमेंट में जो एबनॉर्मल बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, जिसको हम एसिड भी बोलते हैं। पेपर में अगर लिखा हुआ आता है कि नॉर्मली हमारी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस होता है उसका नेचर क्या होता है, तो तुम क्या लिखोगे? हमारी बुक्स में, जल्दी से बताओ, एसेट। हमारी बुक्स में जो बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्या होता है? एसेट। और बैंक स्टेटमेंट की बुक्स में जो बैंक वाला होता है, जिसको हम उसकी बुक्स को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, उसकी बुक्स में जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी। अगर पेपर में लिखा हुआ होता है कि बताओ हमारी बुक्स में बैंक का एबनॉर्मली कौन सा बैलेंस होगा? एबनॉर्मली लायबिलिटी, हमारी बुक्स में एबनॉर्मली। और बैंक वाले की बुक्स में एबनॉर्मली कौन सा बैलेंस होगा? एसेट। एबनॉर्मली का मतलब यह है अनयूजुअल। बहुत अच्छी अरीबा, यू आर स्पॉट ऑन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब देखो एक है पेपर में सवालात आते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ये सवालात जो है, ये जो है वो क्या कहते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, मुझसे बाद में पूछते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को सुन लेना। सर ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में फर्क क्या? दिखाता हूं, तो मैं लाइव दिखा दूं क्योंकि मैं खुद बैंक से। सुनते रहना, ये पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लिख लो, कहीं आ रहा है इस दफा, लिख लो कहीं आ रहा है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फर्क सुन लेना। कौन बताएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? अच्छा जी, ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। चलो नंबर तो नहीं दिख रहा ना, पता चला तस्वीर लेके ट्रांजैक्शन शुरू हो गए। ये क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? सर क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है ना, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं जाके ट्रांजैक्शन कर लेता हूं, बाई नाउ पे लेटर। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि मेरी लायबिलिटी है, मैंने बैंक को पैसे देने, मैं जाके खर्चा करूंगा और फिर होगा क्या, मंथ एंड पे जाके मैं बैंक को पैसे दे दूंगा। तो अगर पेपर में लिखा हुआ था क्रेडिट कार्ड का नेचर क्या है कंपनी के लिए, तो वो क्या होगा? लायबिलिटी। क्रेडिट कार्ड में हम बैंक से उधार लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, ये मैंने बैंक से उधार लिया हुआ है, मैं इसकी ट्रांजेक्शन्स करता हूं और मंथ एंड पे जाके पैसे दे देता हूं। सर सूद नहीं होता? नहीं सूद नहीं है मेरी ट्रांजेक्शन। सर ये तो आराम हो गया, आप आराम काम नहीं, इसके ऊपर मैंने बाकायदा पूरी वो रिकॉर्डिंग जो है बैंक रिकॉर्ड की तुम देखोगे। ये है मेरा डेबिट कार्ड बैंक इस्लामी का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेरे अकाउंट में पैसे पड़ेंगे और मुझे जब कोई भी चीज खरीदनी होती है तो मैं खरीदता हूं और मेरे बैंक के बैलेंस में से पैसे कम हो जाते हैं। तो डेबिट कार्ड का नेचर क्या है? एसेट। क्रेडिट कार्ड का नेचर क्या है? लायबिलिटी। डेबिट कार्ड का नेचर क्या है? एसेट। क्लियर है आपको? तहजीब ने बड़ी अच्छी बात बताई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। डेबिट कार्ड, अच्छा बाजू का तुम्हारे पास सवाल आ सकता है कि बताओ वो कौन सा कार्ड है जो बाई नाउ पे नाउ मॉडल पर है, तो आंसर क्या होगा? डेबिट कार्ड। वो कौन सा कार्ड है जिसमें आप बाई अभी करते हो पैसे बाद में देते हो, तो वो कौन सा कार्ड होगा? क्रेडिट कार्ड। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा सर, बहुत गौर से सुनेंगे। अब सर एक बात बताओ सर, आपने बता दिया कि बैंक रिकॉन बनती क्यों है, आपने ये भी बता दिया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है, जो डिफरेंसेस आते हैं उनकी वजूहात क्या होती हैं। 3 वजूहात होती हैं, हमारी गलती, बैंक की गलती, टाइमिंग डिफरेंस, वक्त की गलती। अब सर करेंगे क्या, उसका अचार डालेंगे। सही कैसे करेंगे, सही भी तो करनी है ना उस डिफरेंसेस को, सही कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे। तो सर ये चीज़ याद रखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखो। अगर हमारी गलती हो तो कैश बुक में सही होगा, हमारी गलती होगी तो कहाँ सही होगा, बैंक वाले की गलती होगी तो बैंक रिकॉन में सही होगा, और अगर टाइमिंग डिफरेंस होगा तो भी कहाँ जाके सही होगा, बैंक रिकॉन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 वजूहात और 3 ट्रीटमेंट। हमारी गलती कहाँ जाके सही करेंगे, बैंक की गलती कहाँ जाके सही करेंगे, बैंक रिकॉन में। टाइमिंग डिफरेंस है, वक्त की गलती कहाँ सही होगा, बैंक रिकॉन। आओ मेरे साथ एक और दफा किरदान करो। हमारी गलती है, कहाँ सही होगा, कैश बुक में। बैंक वाले की गलती है, कहाँ सही होगा, बैंक रिकॉन में। वक्त की गलती है, टाइमिंग डिफरेंस है, कहाँ सही होगा, बैंक रिकॉन। मानते हो या नहीं मानते, ये चीज याद हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने अपने बैंक रिकॉन के लेक्चर्स दिए में, वहाँ 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए स्टडी टेक्स्ट के, जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर वो देख लेते हो बैंक रिकॉन, आज की क्लास के बाद अगर किसी को कॉन्सेप्चुअली भी मसला होगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो खत्म हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैं चाहूंगा तुम लोग सब इस पर फोकस करो। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सो इसको बहुत तमीज़ से देख लो तो इंशाल्लाह ये टर्म्स जो है ना तुम्हें कभी भी मसला नहीं देंगी। यहां तक किसी का कोई सवाल? बेटा सेंड किया हुआ है, मेरा बच्चा सब सेंड किया हुआ है तुम्हें। मैंने 70 से 80 मार्क्स के मेरे प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर्स, अगर तुम कुछ ना करो, अगर तुम फ्री में पढ़ना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो, उन लेक्चर को देख लो, स्टडी टेक्स्ट तमीज से कर लो, तुम्हारा पेपर आई कैन बेट ऑन इट इंशाल्लाह निकल जाएगा। वो सब भेजे मैं ग्रुप पे, ग्रुप चेक करो, सब भेजा हुआ है। अच्छा जी, इधर तक कोई सवाल किसी का? मैं वापस भेज दूंगा जी बेटा, मैं शेयर कर दूंगा, मैं पोर्टल पे भी अपलोड कर दूंगा, और मैं जो है ग्रुप पे भी डाल दूंगा। इधर तक किसी का कोई सवाल? मुझसे बात करो, क्योंकि अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तहजीब, यू आर स्पॉट ऑन मेरा बच्चा, तुमने बिल्कुल सही बोला है। आगे बढ़े। अब ये बड़ी अहम चीज है, ये लिख लो तुम, ये जो मैं अभी ये चीज समझा रहा हूं पेपर में, इसमें से 2 MCQs आने, इसको तमीज से सुन लो, ये जो अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अभी इसमें किसी का कोई सवाल, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नूर फातिमा बेटा सब दिए हुए, बेटा मैंने सब दिया हुआ है, ग्रुप तो चेक तो करो बेटा आप, सब दिया हुआ है। किसी बच्चे का कोई सवाल? अब हम एक टेक्निकल एरिया पे जा रहे हैं, प्लीज मुझसे बात करो। किसी का कोई सवाल नहीं है? हम ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को पढ़ें, सब जवाब देंगे मुझे, माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिस्पॉन्ड, जल्दी जल्दी, छेती छेती। चले, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब ये वाला जो मैं तुम लोगों को चीज बता रहा हूं, इसको बहुत गौर से सुनना। सर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चेक या इंस्ट्रूमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पेपर में ना बाजू का पे ऑर्डर, जैसे पे ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंशाल्लाह जब तुम बड़े होगे ना, तो जब तुम लोग मेरे पास आर्टिकलशिप के लिए आते हो या कहीं भी जाते हो ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तो हमें पेपर पास करना है ना। तो सर बैंकिंग के अंदर ना, जब आप, क्योंकि देखो पैसों का लेन देन होता है ना, तो वो बड़ा क्रिटिकल लेन देन होता है। तो बैंक के पास जब आप जाते हो, तो देखो एक चीज समझो,
मारफानी लिमिटेड को एग्जाम्पल बनाओ। मारफानी लिमिटेड को चेक मिला, मुझे जुहेब ने 1 लाख रुपए का चेक दिया कि यार हसन मारफानी तुम 1 लाख रुपए बैंक से जाके ले लो। मुझे जुबैर से 1 लाख रुपए जुहेब से लेने थे, तो मेरा क्या था, पेएबल था रिसीवेबल था? मेरा क्या था, रिसीवेबल। सुनना मेरी बात, पहला केस मुझे जुहेब से पैसे लेने थे, मेरा रिसीवेबल था, इसने मेरे को 1 लाख का चेक दिया। सुनना मेरी बात, शाजिब, अम्मार, अम्मार, अमान, अमान इरफान। दूसरा केस, मारफानी लिमिटेड ने अमान को 2 लाख रुपए देने थे, पेएबल था। सुनना मेरी बात, पहला केस है रिसीवेबल, दूसरा केस है पेएबल। समझ गए? क्लियर है आपको? ऑनलाइन वाले बच्चों आप साथ रहना, मेरे साथ रहना। जी जी बेटा, वो भी बताऊंगा अरीबा, वो मैं बताता हूं, वो मैं सब बताता हूं। तुम मेरा बच्चा एक दफा ना मेरे जो प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर मैंने ग्रुप पे भेजे हैं, वो अगर तुम एक दफा सुन लो तो तुम्हें जिंदगी के सारे गम मिट जाएंगे बैंक रिकॉन से रिलेटेड। एक दफा मेरा बच्चा वो देख तो लो तुम, उसमें सब बताया हुआ है मैंने, मैं आज भी बताऊंगा, परेशान नहीं हो। अच्छा जी सर, अब सुनना मेरी बात। मैंने इस हाथ से 1 लाख रुपए लेने थे, रिसीवेबल था, इसने मेरे को चेक दिया 1 लाख का। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए का चेक जो है वो जमा करवाया। बैंक वाला बोलता है पैसे, सुनना मेरी बात, जब इसने मेरे को चेक दिया तो मैंने अपने पास क्या एंट्री पास की होगी, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, मैंने ये एंट्री पास की होगी ना, बोलो ना। अरे भाई जब उसने मेरे को चेक दिया, मैंने इसको बोला होगा, दुआएं दी होंगी, यार अल्लाह तेरे को खुश रखे, ये करे वो करे, तूने मेरे को मेरे पैसे दे दिए, मेरा रिसीवेबल कम हो गया, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, चेक आया। अब जब मैं बैंक वाले के पास गया, मैंने 1 लाख रुपए उसको चेक दिया, बैंक वाले ने बोला इसने तो तेरे को मामा बनाया, इसके तो अकाउंट में पैसे, तो मैंने इसको 2 और दुआएं दी, मगर वो दूसरे किस्म की थी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यार मैंने जो एंट्री पास की थी वो तो गलत पास की थी, तो मैं उस एंट्री को क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो मैं अपने रिसीवेबल को वापस बढ़ा दूंगा और अपने बैंक को कम कर दूंगा। बैंक वाले ने क्या किया है, मेरे चेक को डिसऑनर किया है। डिसऑनर चेक के अंदर क्या करता है, बैंक वाला बोलता है मैं इसको ऑनर नहीं कर रहा, दफा दूर करो। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं है, साइन में डिफरेंस है, जो है क्या कहते हैं, जो फिगर्स लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, ओवर राइटिंग हुई है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो याद रखो, डिसऑनर्ड के केस में अगर मुझे पैसे लेने तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, और अगर डिसऑनर हो जाता है रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? देखो सामने लिखा हुआ है, अदर रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। अरे बेटा अगर मुझे रिसीवेबल है तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, रिसीवेबल डेबिट बैंक। जबरदस्त। अब यही सिनेरियो था, मैंने अमान को 2 लाख रुपए का चेक दिया, मेरे को पेएबल था, तो जल्दी से बताओ, जब पेएबल होगा तो जब मैंने इसको चेक दिया तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, मेरे पर्सपेक्टिव पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, जब मैंने इसको चेक दिया। मगर हो सकता है कि चेक के अंदर कुछ मसला हो। जब ये बैंक के पास गया तो बैंक वाले ने बोला नहीं यार, मारफानी लिमिटेड की जो है साइन में डिफरेंस है। तो इसने मेरे को कॉल की, मेरे को 2 बातें सुनाई, तो मैं बोलूंगा यार मेरा पेएबल जो है वो तो मैंने गलत एंट्री पास कर दी, मेरा पेएबल तो कम हुआ ही नहीं। तो मैं उस एंट्री को क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक डेबिट पेएबल क्रेडिट। देखो ये दूसरी एंट्री, देखो ये क्लियर है, दूसरी एंट्री ये वाली क्लियर है आप लोगों को, ये वाला क्लियर है, ये जो मैंने एंट्री पास की है। तो ये 2 एंट्रीज आपने याद रखनी है, ये 2 एंट्रीज आपने याद रखनी है कि अगर तो बैंक वाला किसी भी वजह से चेक या इंस्ट्रूमेंट लेने से मना कर देता है और मेरा रिसीवेबल है तो मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल डेबिट करूंगा बैंक। और अगर बैंक वाला किसी भी वजह से चेक या इंस्ट्रूमेंट लेने से मना कर देता है और मेरा पेएबल है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्लियर है? ये 2 बातें क्लियर है? ये देख रहे हो ये ट्रीटमेंट। अभी ये टर्म और मीनिंग को छोड़ो, ये ट्रीटमेंट देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत अहम चीज है।
ये बहुत अहम चीज है जो मैं बता रहा हूं, ये सोने की टिप दे रहा हूं, ये मैं तुम्हें 1 घंटे की चीज 5 मिनट में समझाने के लिए जा रहा हूं। सर अगर जल्दी से बताओ, अगर मेरा ये मैं दे दूंगा, नहीं नहीं लिखा भी, दे दूंगा, अगर मेरा रिसीवेबल है और बैंक वाला किसी भी वजह से डिसऑनर करता है, जल्दी से बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं बैंक क्रेडिट, जबरदस्त। और अगर मेरा पेएबल है और बैंक वाला किसी भी वजह से चेक लेने से मना कर देता है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक डेबिट पेएबल क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सर? जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बता रहा हूं, उस टर्म्स को समझ लो। ट्रीटमेंट सब में यही रहेगा। ट्रीटमेंट डिसऑनर हो, स्टेल हो, पोस्ट डेटेड हो, टाइम बार्ड हो, सब यही रहेगा ट्रीटमेंट। एग्जाम में जो भी नाम दे दे वो तुमने बस ये देखना है, रिसीवेबल था पेएबल था, सही है। और ये जो एंट्री पास करोगे किस में पास करोगे? कैश बुक में पास करोगे। बैंक वाले की तो बुक को नहीं छेड़ सकते ना, तो किस में पास होगी? डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक होता ये है कि बैंक वाला जो है रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट कर देता है आपका चेक? क्योंकि सर बैंक में पैसे नहीं होते बैलेंस अकाउंट में, या जो है ओवर राइटिंग हुई हुई होती है, या साइन में डिफरेंस आ रहा होता है। डिसऑनर चेक समझ गए? पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट। पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट ये होता है, आपने देखा होगा चेकबुक पे चेक होता है ना, उस पर तारीख लिखी हुई होती है। आज कौन सी तारीख है? 25 तारीख। अगर मैंने उसके ऊपर डेट डाली हुई ना 27 दिसंबर की, और कल तुम अगर बैंक में जाते हो, बल्कि आज अज्यूम करो आज बैंक खुले हुए, अगर 27 तारीख का एक चेक है ना, आज तुम बैंक में जाओगे ना, बैंक बोलेगा नहीं, जब 27 तारीख हो तब आना। तो आज खड़े होके वो चेक कब का है? बाद का है, पोस्ट डेटेड। सो बाजू का चेक जो है वो डिसऑनर या इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर क्यों होता है? क्योंकि वो पोस्ट डेटेड होता है। पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट का समझ क्या है? आगे की तारीख का। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या है? आगे की तारीख। तो जब तक वो तारीख नहीं आती उस दिन तक वो चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर ट्रीटमेंट क्या करेंगे बैंक रिकॉर्ड में अगर आ जाए तो? सर आपने देखना है रिसीवेबल है या पेएबल है। अगर रिसीवेबल है तो क्या एंट्री पास कर दोगे? रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। और अगर पेएबल है तो क्या एंट्री पास कर दोगे? बैंक डेबिट पेएबल, चाहे डिसऑनर हो चाहे पोस्ट डेटेड हो। टाइम बार्ड, स्टेल, बासी। याद रखो अगर किसी भी चेक को 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो वो बासी हो जाता है, स्टेल हो जाता है। आज कौन सी तारीख है? 25 दिसंबर। आज कौन सी तारीख है? 25। नई तहजीब नहीं जमा करवा सकते। तुम जमा करवा दोगे, वो भाईबंदी में रख तो लेगा बट वो इसको इनकेश नहीं करेगा। आज 25 दिसंबर है, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून। अगर तो तुम 25 जून 2025 के बाद जाओगे ना बैंक के पास, तो बैंक बोलेगा ये चेक बासी हो चुका है, स्टेल हो गया है, तो वो उसको डिसऑनर कर देगा। स्टेल चेक या टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इशू होने से, जो इसके ऊपर तारीख लिखी है उससे 6 महीने ज्यादा होगा। तो सर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अगर तो पेपर में लिखा हुआ आता है टाइम बार्ड है या स्टेल है, तो तुमने क्या देखना है? रिसीवेबल है या पेएबल है। अगर रिसीवेबल है तो क्या करोगे? रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। और अगर पेएबल है तो क्या करोगे? बैंक डेबिट पेएबल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस टर्म्स का फर्क है, ट्रीटमेंट वही है। टर्म्स का फर्क है, ट्रीटमेंट वही है। टर्म्स का फर्क है, ट्रीटमेंट वही है। मानते हो या नहीं मानते? ऑनलाइन वाले बच्चों मानते हो या नहीं मानते? ऑनलाइन वाले बच्चों मानते हो या नहीं मानते? ग्रेट। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, तुमने इन टर्म्स को समझ लेना है और बस ये देखना है रिसीवेबल है या पेएबल। अगर रिसीवेबल है, कुछ भी केस हो ये एंट्री पास होगी कैश बुक में। पेएबल है, कुछ भी केस हो ये एंट्री पास होगी। एक होता है कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट। कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सर मैंने चेक इशू किया या मुझे चेक इशू हुआ और पीछे से मैंने उसको बैंक को बोला रोक दो, कैंसिल कर दो, तो बैंक ऑनर करेगा? नहीं करेगा। तो कैंसिल का मतलब ये कैंसिल करवा दिया कॉल करके। जैसे मैं चाहूंगा ना, मैं जो है जैसे मैंने जो है अमान को जो है वो चेक इशू किया, पीछे से बैंक को कॉल करके बोल दिया यार चेक को ऑनर नहीं करना, कैंसिल कर दो, तो दिस इज कॉल्ड कैंसल्ड चेक।
ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, और अगर पेएबल है तो बैंक डेबिट। इसकी लॉजिक समझ गए तुम? लॉजिक समझ गए ना? चलो ग्रेट। तो सर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आज के बाद स्टॉप पेमेंट, हाँ स्टॉक नहीं इसहाक, स्टॉप। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आज के बाद तुम लोग डिसऑनर्ड, पोस्ट डेटेड, स्टेल और कैंसल्ड में परेशान नहीं होंगे। आगे बढ़ें, चलेंगे ग्रेट। अब भाई ऑनलाइन वाले बच्चों आगे बढ़ें। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? चलें ग्रेट। आ रहा है तेजी आ रहा है, सब आएगा बेटा, सब आएगा आज, सब आएगा। तुम टेंशन नहीं लो, जो तुमने अपनी नॉर्मल क्लासेस में भी नहीं पढ़ा वो भी आएगा। सुकून से सुनते जाओ। आएगा आएगा बेटा, सब आएगा, सब आएगा। कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट स्वैप मतलब ये है कि भाई जो है वो चेक या इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा दिया, बैंक को के कॉल करके कैंसिल करवा दिया, दिस इज कॉल्ड कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा जी सर आगे बढ़ते। कॉन्सेप्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड एंड अनक्लियर्ड चेक। अब बहुत गौर से सुनेंगे ये चीज, बहुत गौर से सुनेंगे। मोस्ट, मैं अभी ऑफ कर दूंगा बेटा, शहबाज सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी 15-20 मिनट में ना ऑफ कर दूंगा। मुझे ईमानदारी से बताओ तुम्हें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऑनलाइन वाले बच्चों आज के रिवीजन सेशन का फायदा हो रहा है? तुम लोग भी बताओ, फिजिकल वाले बच्चों फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी से बताओ। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब तुम लोग पेपर में बैठोगे ना तो मुझे और दुआएं दोगे, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है पेपर में मोर और लेस यही सवाल आने। अच्छा जी सर, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम लोग जो है बैंक रिकॉन आज करते हैं ताकि हजम भी हो सके। फिर मैं तुम्हें देखो, हम लोग इंशाल्लाह अगर ऐसे ही हर टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं ना, और तुम लोग क्विजेज अटेम्प्ट करते हो और मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, अरे मैं बता रहा हूँ यार, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का PRC 4 का पेपर ना हलवा है। तुमने सिर्फ 4 चीज़ें करनी है, रिवीजन सेशन लो, क्विज, मॉक्स अटेम्प्ट करो और स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, तुम्हारा पेपर पास है भाई। ये कुछ नहीं है, मैं तो यार CFAP और CAF 5 और CAF 1 के पेपर को, ये तो मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए यूं ही मैंने बोला सही है, बच्चों की दुआएं लग जाएंगी। ये तो कुछ नहीं है, तो बच्चा यानी आप ये समझ लो हमारे लिए मिठाई है, फिर तुम लोगों के लिए मिठाई नहीं है। मगर वाकई जब तुम CAF 1 में आओगे ना, सो यू वुड बी अमेज्ड कि यार ये तो PRC 4 तो कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत आसान है। अच्छा जी, समरीन सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, डोंट यू वरी। अच्छा जी, बात करते हैं अनक्लियर्ड एंड अनप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट। अब समझ लो होता क्या है। देखो डिफरेंट बैंक्स होते हैं ना, जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं जुबैर है, जुबैर का अकाउंट JS बैंक में, मेरा अकाउंट बैंक इस्लामी में, सही है। अब एक तो होता है कि जुबैर ने मुझे चेक दिया सेम बैंक के, मैं भी JS का हूं वो भी JS का है, तो मसला नहीं है, सेम बैंक के, मसला नहीं है, सिस्टम एक ही है, फौरन फौरन जो है ना वो चेक इनकेश हो जाएगा। बट जब बैंक अलग अलग होते हैं ना, तो बैंक्स को आपस में बात करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, क्योंकि सिस्टम है, एक पूरा मैकेनिज्म है, वक्त लगता है। तो जुबैर ने अगर मुझे, जुहेब ने JS बैंक का चेक दिया और मेरा अकाउंट बैंक इस्लामी में,
तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे ही बैंक के पास जाऊंगा तो पैसे जो हैं वो फौरन मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। नो 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 नो, टाइम लगता है। बीच में आपका एक इंटरमीडिएट होता है, दिस इज कॉल्ड निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंड्स ट्रांसफर। पेपर में सवाल आता है कि क्लियरिंग के लिए वो कौन सा इदारा है जो बैंक्स के बीच में होता है, तो उसका आंसर क्या है? निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंड्स ट्रांसफर। लिख लो गई। जब दो बैंक्स आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं तो कौन से इदारे के थ्रू करते हैं? निफ्ट के थ्रू। लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंड्स ट्रांसफर। लिख लो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंड्स ट्रांसफर। सही है। अब सर एक बात बताओ, जब जुहेब ने मुझे चेक दिया, मेरा रिसीवेबल था, तो मैंने अपने पास एंट्री पास कर ली होगी। क्या एंट्री पास की होगी? बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। बट एक बात बताओ, मैंने जब बैंक वाले को दिया होगा तो बैंक वाला तो बोलेगा कि यार क्लियरिंग में 2 दिन लगते हैं। तो क्या मेरे बैंक वाले ने एंट्री पास की होगी मेरे अकाउंट की? नहीं, क्योंकि अभी तो 2 दिन लगेंगे। तो मैं अपनी बुक्स में अपने बैंक को बढ़ा चुका हूं 2 लाख से 1 लाख से, मगर मेरे बैंक वाले ने अभी तक 1 लाख से बढ़ाया नहीं, क्योंकि वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? आपका चेक अनक्लियर है, अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक का मतलब ये होता है कि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निफ्ट की वजह से, निफ्ट में जो है कहीं सेंटर में अनक्लियर चेक। समझ गए? अब जरूरी नहीं है कि ये रिसीवेबल के लिए हो, ये पेएबल के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको चेक दिया तो मैंने अपना पेएबल डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया, मगर मेरे अकाउंट से अभी पैसे कटे ही नहीं, बैंक ने काटे ही नहीं। वो कब काटेगा? 2 दिन बाद। तो याद रखो, अनक्लियर चेक जरूरी नहीं है कि आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। ये अनक्लियर चेक ये भी हो सकता है कि आपको पैसे देने भी हो बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो पेपर में जब भी अनक्लियर चेक लिखा हो ना, तो फौरन, नॉर्मली ना टीचर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। टीचर्स भी बाजू का जो है ना बच्चों को रट्टे लगवा देते हैं। अनक्लियर चेक का मतलब है पैसे मिलने मगर अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 भाई, अनक्लियर का मतलब क्लियर नहीं हुआ है। अब वो आना भी हो सकता है, जाना भी हो सकता है। तो पेपर में पढ़ लेना कि अनक्लियर्ड कौन सा, हमने इशू किया या हमें इशू हुआ है। नहीं नहीं, तहजीब तहजीब मेरा बच्चा बता रहा। जब भी अनक्लियर्ड लिखा हुआ है तो देख लेना पैसे, हम चेक हमें इशू हुआ है या हमने इशू करा है। क्लियर है या नहीं? सर कुछ ना लिखा हो तो अज्यूम कर लेना कि हमें इशू हुआ है, तो रिसीवेबल वाला ट्रीटमेंट करना। ये लिखा हुआ भी है, मैंने पढ़ लो, अनक्लियर्ड इंस्ट्रूमेंट। सही है। अनक्लियर्ड का मतलब क्या है? क्लियर नहीं हुआ। नॉर्मली आम फहम जबान में हम बोलते हैं कि हमें पैसे मिलने थे मगर अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, जिसको तहजीब ने बोला अनक्रेडिटेड भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए? अनप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट। अनप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है, अनप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि यार मैंने जो है उसको इंस्ट्रूमेंट दे तो दिया, मेरा पेएबल था, बट अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया उसने बैंक में। तो मैंने तो पेएबल को अपने कम कर दिया होगा, बट बैंक ने अभी तक नहीं किया होगा क्योंकि वो बैंक के पास अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। या अनप्रेजेंटेड का मतलब उल्टा भी हो सकता है कि इसने मुझे चेक दे दिया मेरी फेवर में, बट अभी तक मैं बैंक के पास गया ही नहीं हूं, प्रेजेंट ही नहीं किया है मैंने। तो अनप्रेजेंटेड का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि अबे भाई मेरा पेएबल है। नो 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 नो। अनप्रेजेंटेड का मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ है। हाँ, आम फहम जबान में जो है हम बोलते हैं कि अनप्रेजेंटेड का मतलब ये है मेरा पेएबल था, मैंने अपने उधार जिससे लिया था उसको चेक दिया है, उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो मैं हमेशा पेएबल के तौर पे लेता हूं। बट जरूरी नहीं है, पढ़ लेना। आईकेप का एग्जामिनर बोलता है बच्चे रट्टा मारते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अनक्लियर्ड का मतलब रिसीवेबल भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है।
अबे भाई अनक्लियर का मतलब कहाँ है कि भाई रिसीवेबल ही है, तो पेपर में पढ़ लेना कि अनक्लियर्ड कौन सा है, हमें इशू हुआ है या हमने इशू करा है। अनप्रेजेंटेड पढ़ लेना, हमें इशू हुआ है या हमने इशू करा है। ऐसे ही दे मार सारे चार रट्टे नहीं लगाना, अनक्लियर्ड मतलब रिसीवेबल, अनप्रेजेंटेड मतलब पेएबल। नो 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 भाई नो। एग्जामिनर यही तो बोलता है कि बच्चे जो है अकाउंटिंग के अंदर भी रट्टे मारते हैं, तभी तो फेल है। एग्जामिनर जब हम लोग बैठे होते हैं, हम लोगों के तो दोस्त यार ही होते हैं ना सारे, ज़्यादा ऐसा नहीं है वो पेपर लीक करते, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ, मैं वो चेक नहीं कर सकता पेपर, वरना आज मैं भी एग्जामिनर होता। तो मेरे साथ के ही जो है वो सारे जो है, कोई किसी कंपनी का सीएफओ, कोई किसी कंपनी का, वो पेपर चेक कर रहे होते, तो वो यही बोलते हैं यार बच्चे रट्टे मारते हैं, इसीलिए तो फेल होते हैं। जबरदस्त खुरम, बहुत अच्छे। खुरम ने बड़ी अच्छी बात बोली है। खुरम आई लव यू। हाँ जबरदस्त। तो अनक्लियर्ड या अनप्रेजेंटेड का मतलब आई होप आपको क्लियर है। आपने पढ़ लेना है एक दफा, जिससे आपको क्लिक होगा। सर अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो फिर तुम अज्यूम कर लेना अनक्लियर्ड मतलब पैसे अभी तक हमारे अकाउंट में आए नहीं है, हमें चेक इशू हुआ है। अनप्रेजेंटेड मतलब हमने अभी तक जो है हमने इशू कर दिया है सही, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कौन से डिफरेंसेस हैं? टाइमिंग डिफरेंस है। नाउ लास्ट स्टेप। सर बीआरएस का जब भी क्वेश्चन आएगा, देखो यार एक चीज समझो, जब तुम मेरे लेक्चर देखोगे ना, मैंने पूरे सवालात करवाए, 20-20 एडजस्टमेंट के, 25-25 एडजस्टमेंट के। तो कुछ बच्चे जो है ना वो मुझे बोलते हैं सर आप एमसीक्यूज क्यों नहीं करवाते, आप सवालात क्यों करवाते हो। मेरा तरीका एक पता है क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम लोगों में से काफ़ी बच्चे मेरे पास कैफ 1 में भी आएंगे, और वही बच्चे कैफ 5 में भी आएंगे, और वही बच्चे सीफेप में भी पढ़ेंगे। तो मैं बच्चे को ना इस लेवल की तैयारी करवाता हूँ। तो ये वाली जो उससे नीचे वाली जो चीज़ है ना, वो खुद ही बच्चा समझ जाता है। तो मैं पूरे पूरे सवालात करवाता हूँ ना, तो एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, वो कोई एक एडजस्टमेंट आएगी। हमने जब 20 एडजस्टमेंट की होंगी तो एक एडजस्टमेंट क्या तुम्हें मुश्किल लगेगी? नो। जब तुम मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी लेक्चर्स देखोगे ना, तो उसमें मैंने पूरे सवालात करवाए हैं। तो एग्जामिनर यही तो करता है, वो सवालात को तोड़ के एक एक एडजस्टमेंट दे देता है। तो वो जब सवाल करते हो ना, तो आपका हाथ ज़्यादा चलता है। तुम जब मेरे बैंक रिकॉन के, वैसे तो मैं अगर आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों का रिवीजन है, मगर अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट्स में मसला है ना, तुम मेरे एक दफ़ा लेक्चर देख लो और फिर स्टडी टेक्स्ट कर लो। कोई एक सवाल या कोई एक एमसीक्यू भी दुनिया का अगर तुम लोगों से ना सॉल्व हो, मेरा नाम है सलमान फानी, प्रोवाइडेड कि तुम तमीज से लेते हो, कॉन्सेप्चुअली लेते हो। हाँ सोएब बेटा, अगर कुछ ना लिखा हो तो पेएबल अज्यूम करना, अनक्लियर्ड कुछ ना लिखा हो तो रिसीवेबल अज्यूम करना, मगर दे मार 4.5 नहीं करना। सही है, दे मार 4.5 नहीं करना, पहले पढ़ लेना, पढ़ लेना, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से एग्जामिनर इसमें खेल रहा है। और अपने कमेंट्स में भी लिखता है कि हम अनप्रेजेंटेड लिखते हैं, तो बच्चे बोलते हैं अनप्रेजेंटेड के आगे हम लिखते हैं कि अबे भाई चेक हमें इशू हुआ है, हमने प्रेजेंट नहीं किया। सही है, फिर भी बच्चे अज्यूम करते हैं पेएबल है। जल्दी से लिखा हो, अगर पेपर में लिखा हुआ हो अनक्लियर्ड है और चेक हमने इशू करा है, तो रिसीवेबल होगा पेएबल होगा? जल्दी से बताओ। पेएबल, जल्दी से बताओ। अगर पेपर में लिखा हुआ आता है हमें चेक इशू हुआ है मगर अभी तक अनप्रेजेंटेड है, हमें चेक इशू हुआ है मगर अभी तक अनप्रेजेंटेड है, तो क्या होगा? हमें चेक इशू हुआ है मगर अभी तक अनप्रेजेंटेड है, जबरदस्त, रिसीवेबल। अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर अज्यूम कर लेना जो तुम लोग बोल रहे हो। क्लियर है? अच्छा जी सर, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के देखो, याद रखो मैंने तुम्हें यह तो बता दिया कि 3 किस्म की गलतियां हो सकती हैं, हमारे पार्ट पे, बैंक के पार्ट पे, या टाइमिंग डिफरेंस। तो पेपर में ना बस तुम्हें पूरे पूरे सवालात नहीं आएंगे, तुम्हें बोला जाएगा कि यार ये गलती हुई है, बताओ कैश बुक में क्या करें, ये टाइमिंग डिफरेंस है, बताओ बैंक रिकॉन में क्या करें। क्लियर है या नहीं? ठीक है ना? अरीबा बताता हूं बेटा। अब देखो एक चीज समझो, कैश बुक तो बड़ी आसान है, बैंक रिकॉन ना
उसके दो फॉर्मेट्स हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। मैं तुम लोग सबको रिकमेंड करूंगा एक दफ़ा मेरे बैंक रिकॉन के लेक्चर्स लाजमी देख लेना, लाजमी देख लेना, दुआएं दोगे उसमें जो मैंने, अगर किसी को कॉन्सेप्चुअली मसला है। और इंशाल्लाह उसके बाद तुम अगर दुनिया भर के लेक्चर्स उठाते हो ना, तुम्हें कभी मसला नहीं होगा। अब बैंक रिकॉन, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर बैंक रिकॉन में प्लस करूं, माइनस करूं, डेबिट करूं, क्रेडिट करूं। कैश बुक तो आसान है ना, हमारी गलती है, द पॉइंट इज लिखा हुआ है कंपनी की गलती है, तो कैश बुक में अगर भाई पैसे कम हमने डेबिट करें तो ज़्यादा कर दो, कम क्रेडिट करें तो ज़्यादा कर दो, डबल क्रेडिट कर दिए तो एक दफ़ा डेबिट कर दो, डबल डेबिट कर दिए तो एक दफ़ा क्रेडिट कर दो। मसला आता है बच्चों को बैंक रिकॉन में कि सर बैंक रिकॉन में प्लस करें या माइनस करें। बिल्कुल सही है साद, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला अरीबा। ये जो तुमने बात की है मोहम्मद साद ने ये रिपीट कर दी है। अनक्लियर में अगर कुछ ना लिखा हो तो रिसीवेबल अज्यूम करना, अनप्रेजेंटेड में कुछ ना लिखा हो तो पेएबल अज्यूम करना। इधर तक किसी का कोई सवाल? क्योंकि अब मैं जो तुम्हें चीज़ समझाने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज़ फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये कॉन्सेप्ट मैं ग्रुप्स पे देख रहा होता हूँ, इतने सारे ग्रुप्स पे बच्चे इसी पे लड़े होते हैं, बैंक रिकॉन में प्लस होगा या माइनस होगा, परेशान हो जाते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आगे बढ़े। ये फाइनल चीज़ है अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी, नहीं 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 रियान, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं रियान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसको गौर से सुनना। स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर नज़र आ रही है ना? कोई वो चैट बॉक्स वगैरह तो नहीं आ रहा सामने? चलो ग्रेट। रिहान बेटा ऐसा नहीं है, मैं चाहूँगा इधर फोकस होके देखो। तो बिस्मिल्लाह करें सब, जल्दी से बता दो, सब तैयार हो? एक मैसेज करके जल्दी से बता दो मुझे, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। जल्दी से मैसेज करके बता दो, ये जो मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ टिप फॉर लाइफ है। ग्रेट ग्रेट, इतने सारे बच्चे हैं, जल्दी से मैसेज करके बता दो। चलें ग्रेट ग्रेट, लव यू गाइस। आए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस फॉर्मेट में। देखो पहले तो तुमने अपने दिमाग में जब भी कोई सवाल आए ना एमसीक्यू में, तुमने देखना है गलती किसकी है। अगर तो गलती कंपनी की है तो वो तो कैशबुक में जाएगा, दफा कर दो। अगर तो बैंक वाले की गलती है या टाइमिंग डिफरेंस है तो वो कहाँ जाएगा? बैंक रिकॉन में। अगर तो बैंक वाले की गलती है या टाइमिंग डिफरेंस है तो कहाँ जाएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर तो बैंक वाले की गलती है या टाइमिंग डिफरेंस है तो कहाँ जाएगा? बैंक रिकॉन। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब सर एक बात नोट करनी है, देखो एग्जाम में ना एमसीक्यू में रिकॉन जो बनती है ना, उसमें आप किसी को गलत सही साबित नहीं करते। मैं 10वीं मंजिल पे हूँ, अमान पहली मंजिल पे खड़ा है। अब हम बोलते हैं यार थोड़ा तुम आ जाओ हल्के, थोड़ा हम आ जाते हैं, तो हम बोल देते हैं एक तो तरीका ये है कि 5वीं मंजिल पे आ जाओ, मिल जाएंगे। ये एक तरीका क्या है, अमान 10वीं मंजिल से पहली मंजिल पे आ जाए तो भी मिल जाएंगे। एक तरीका क्या है, मैं पहली मंजिल से 10वीं मंजिल पे चला जाऊं तो भी मिलाना है। अभी हम याद रखो रिकॉन के अंदर हम किसी को भी गलत या सही साबित, रिकॉन में क्या करना है? मिलाप, इख्तलाफात साइड पे रख के कॉमन बात है, हमारा दीन भी हमें ये बोलता है लड़ाई झगड़े को छोड़ो, मिल जाओ। तो पहले तो ये चीज समझ लो, बैंक रिकॉन में हमें बैलेंसेस को टेली करवाना है, बैलेंसेस को टेली करवाना। एक बात बताओ, अब सुनना इसी बात को,
अगर तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ हो तो मुझे कौन से बैलेंस से टैली करवाना होगा? कैश बुक से। बैंक स्टेटमेंट वाला अगर बैलेंस दिया हुआ है तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है? बैंक स्टेटमेंट वाला हल्का आ जाए और कहाँ चला जाए? कैश बुक वाले के पास। और अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है? कि कैश बुक वाला हल्का आ जाए, कंपनी हल्की आ जाए और कहाँ मैच हो जाए? बैंक स्टेटमेंट वाले के साथ। तो तुमने सबसे पहले ये देखना है कि सर बैलेंस कौन सा वाला दिया हुआ है, कैश बुक का है या बैंक स्टेटमेंट का है। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है तो किससे मैच करवाना है, और अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो किससे मैच करवाना है? जबरदस्त। नबीला बोलती है घर की शादी वाले रूल, पहले इख्तिलाफ और शादी में मिलाप। हाँ नबीला, नबीला ने सही एग्जाम्पल लाई है, लड़की सही एग्जाम्पल लाई है। सर तो पहला स्टेप क्या होगा? आपने क्या देखना है? बैलेंस किसका है, कैश बुक का है या बैंक? अगर कैश बुक का बैलेंस है तो किससे मिलाना होगा, और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो किससे मिलाना होगा? जबरदस्त। बस एक चीज याद रख लेना, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो किस में आएगा? पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो किस में आएगा? नेगेटिव में। बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस है तो किस में आएगा? क्रेडिट में। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो किस में आएगा? डेबिट में। ये चीज याद रखें। आगे बढ़े। अच्छा जी, ग्रेट। अब एक बात बताओ, सुनना मेरी बात। अब हम जरा एक जबरदस्त किस्म का डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1 लाख। हमें किससे मिलाना है? किससे मिलाना है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे साथ देना है, 1 लाख। किससे मिलाना है? अब पेपर में दिया हुआ होता है अनक्लियर्ड चेक 10,000 का हमें इशू हुआ, कंपनी को इशू हुआ। कंपनी को इशू हुआ मतलब क्या है? रिसीवेबल। मगर अभी तक अनक्लियर्ड है, तो जल्दी से बताओ क्या वो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा? बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा? अनक्लियर्ड है तो नहीं आ रहा होगा। कैश बुक में आना चाहिए। कैश बुक में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कैश बुक पे पहुंचना चाहता हूं तो बैंक स्टेटमेंट में क्या करूंगा? प्लस करूंगा। प्लस करूंगा ना भाई। बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, अनक्लियर्ड है, मेरे पास आ रहा है, कैश बुक में आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं बैंक स्टेटमेंट में कि मैं कैश बुक से मैच करवा दूं बैंक स्टेटमेंट में? जबरदस्त। मानते हो या नहीं मानते? एक और एग्जांपल, बहुत अच्छे बच्चों, लव यू। सर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख, कैश बुक से मैच करवाना है। लिखा हुआ रहता है अनप्रेजेंटेड चेक। हमने 10-20 हजार का चेक इशू किया था, बट हमने इशू किया था कंपनी ने, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। जल्दी से बताओ हमारे कैश बुक में से वो माइनस हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ? हुआ हुआ है, हुआ हुआ है। हमने चेक इशू किया है, हुआ हुआ है। बैंक स्टेटमेंट से माइनस हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो अगर मैं बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक को मैच करवाना चाहता हूं तो ऐसा क्या करूं बैंक स्टेटमेंट में कि कैश बुक से मैच करवा दूं? माइनस कर दूं। सुभान अल्लाह। मानते हो या नहीं? अबे ऐड क्यों करेंगे तेजीब? माइनस करेंगे ना चरिया, माइनस करेंगे ना बेटा। अनप्रेजेंट चेक हमने इशू किया है। तेजीब चल तेरी एग्जाम्पल ले लेते। मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में तेजीब आ गई समझ। चलो तेजीब को बस चरिया बोला है ना तभी समझ आया। अभी क्लियर है? चलो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो अनप्रेजेंटेड चेक हमने इशू करा है, हमने इशू करा है। मैं खुद बोल रहा हूं, मेरा पेएबल था 20,000 का, तो मैंने कैश बुक में से 20,000 माइनस कर दिया होगा, बट अभी तक बैंक को प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक ने माइनस करा होगा। तो अगर मैं बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से मैच करवाना चाहता हूं तो ऐसा क्या करूं कि मैं कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच जाऊं? बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दो 20,000। अब क्लियर है? जबरदस्त। अच्छा सर मेरे साथ रहो, इसी एग्जाम्पल को उल्टा करते हैं। अगर तुम्हें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवाना है, यही एग्जाम्पल अनक्लियर चेक है, 10,000 रुपए का हमें इशू हुआ था, मारफानी लिमिटेड को इशू हुआ था। कैश बुक में प्लस हुआ होगा, कैश बुक में हुआ होगा ना। अब बैंक स्टेटमेंट से मैच करवाना है, तो ऐसा क्या करें कैश बुक में हम कि बैंक स्टेटमेंट से मैच कर जाए? 10,000 को माइनस कर देंगे।
कैश बुक से माइनस करेंगे ना तभी तो पहुंचेंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे। तुम तभी मैं बोल रहा हूं तुमने ये देखना है बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है बैलेंस। अच्छा सर इसी तरीके से कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचना है और पेपर में लिखा हुआ आता है हमने चेक इशू किया था 20,000 का बट अभी तक अनप्रेजेंटेड है, तो कैश बुक में से माइनस हुआ होगा, हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट में से हुआ है नहीं। तो अब मैं कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचना चाहता हूं तो ऐसा क्या करूंगा, अब ऐड करूंगा ना, बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुआ ना लेस, तो मुझे कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट में मैच करवाना है, तो ऐसा क्या करूंगा कैश बुक के अंदर कि मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक ऐड करवाऊंगा। मानते हो या नहीं मानते? सर अली ने ना हमें सर ये ना इक्वेशन के फॉर्म में करा दिया था, तो बैंक स्टेटमेंट से नीचे तक लेके आते थे, वो इक्वेशन बना के जो चीज़ नहीं होती थी वो प्लस करा देते थे और जो होती है वो प्लस करा देते, इस तरीके से करके हम इक्वेशन वो भी सही है, वो भी सही है, बट अगर तुम इस लॉजिक से भी करोगे ना तो इंशाल्लाह आसान रहेगा। तुम्हारे जो टीचर ने पढ़ाया वो बिल्कुल सही है, बट इस लॉजिक से करोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से आ रहा होता है जब तुम एमसीक्यू वगैरह देखोगे ना। अरे भाई हाँ, इशू वाला वर्ड दोनों के लिए मेरा बच्चा तुमने ये देखना है इशू वाला कि इशू हमें हुआ है मतलब रिसीवेबल, इशू हमने करा है मतलब पेएबल, इशू वाला वर्ड दोनों के लिए होगा मेरा बच्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल खुरम मेरा बच्चा, यू आर स्पॉट ऑन मेरा बच्चा। सर एक हमें ये वाला रिपीट कीजिएगा, सेकंड वाला स्टार्टिंग वाला तो समझ आ गया बैंक स्टेटमेंट से कैश। अच्छा अब हम एक और एग्जांपल, सर अगर लेट से हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 20,000 और हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करवाना है, सही है, और पेपर में लिखा हुआ आता है हमें 10,000 का चेक इशू हुआ है हमें, मगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बैंक से, तो पहले तो ये बताओ कैश बुक में प्लस हुआ होगा ये, जब हमें इशू हुआ है तो हमने तो प्लस करा होगा, क्या बैंक स्टेटमेंट में ये प्लस हुआ है? नहीं। तो अगर तुम्हें कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट तक जाना है तो क्या करोगे, कैश बुक में माइनस करेंगे, जबरदस्त। इसका उल्टा, सर लेट से हमने चेक इशू करा 20,000 का मारफानी लिमिटेड में, तो कैश बुक में से माइनस हुआ होगा, अब बैंक स्टेटमेंट से मैच करवाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कैश बुक में कि मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंच जाऊं, प्लस कर देंगे, जबरदस्त, बहुत अच्छे, आता तो है सब तुम लोग, जबरदस्त बच्चों। अब्बास मेरा बच्चा बस तुमने ये देखना है, तुमने बिल्कुल सही बात बोली अब्बास मेरी जान, तुमने बस एक चीज देख लेना है अब्बासी कि बैलेंस कौन सा दिया हुआ है। अगर बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, भाई बच्चों का बोल रहा है सर आज इतना रखें, बिल्कुल आज इतना रख सकते हैं, मुझे ये बताओ बैंक रिकॉन का माशाल्लाह इतना ही था। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन सेशन प्लस क्विज जो मॉक लूंगा वो और स्टडी टेक्स्ट, तो मैं कोई दोषियों, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें हमारे टीचर ने 200 500 एमसीक्यूज दिए हुए, करो अच्छी बात है, वो रिस्पेक्टेबल है, बट अगर वक्त नहीं है तो जो ये 4 चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, इसको तमीज़ से कर लेते हो ना, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ भाई बच्चों खुश हो, आज के लिए इतना ही रखें। अरीबा मेरा बच्चा इसके लिए ना मैं तुम्हें बोलूँगा मेरे बैंक रिकॉन के लेक्चर देख लेना, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। खुश हो? अब मुझे फ्रेंकली बताओ क्या ऐसे हर चैप्टर पे सेशंस रखने चाहिए या नहीं, क्या ऐसे रखने चाहिए? अरीबा बोलती है सर आज पूरा ही करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुहेब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखो यार अगेन जो है, यानी मैं इस लेवल पर, जाहिर सी बात है कि मैं एक्चुअली ना पीआरसी को जो है मेरे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, असल में मैं कैफ लेवल के जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता हूँ, कैफ 1 कैफ 5 सी फैप के। ये तो ये था कि तुम लोग छोटे हो और तुम लोगों की ना दुआएं जो हैं वो मुझे चाहिए। सुहाब, ओके आई एम सॉरी सुहेब, ओके सुहाब। तुम लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जब तुम पेपर में बैठो तो तुम लोगों का पेपर जो है ना तुम लोग पास हो, मगर जो है क्या कहते हैं, तुम लोगों ने बस मुझे दुआओं में याद रखना है,
ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोग दुआओं में याद रखोगे। आप तो हाफिज़ साहब हैं, सही है, आप तो हमारा कुरान भी सुनेंगे, ज़बरदस्त, ऐसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर हम फिज़िकली सेशन लेना चाहते हैं, फ़िज़िकली हम सेशन लेना चाहते हैं, तो तुम लोग आ सकते हो। ये शारा फैसल पर नर्सरी पर जो है ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो तुम लोग चाहो तो बिल्कुल आ सकते हो, सही है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है सर। नहीं, जवियार में इनफैक्ट लाहौर भी विज़िट कर रहा होता हूँ मैं। लाहौर और इस्लामाबाद में अपने काफ़ी बच्चे थे, इनफैक्ट ग्रुप पे जो है वो काफ़ी आई कैप में बच्चे मुझसे मिलने के लिए भी आए थे। तो सर हमारे पास नवाज शरीफ साहब नहीं है इस सेशन में, अच्छा सही है ठीक है। सो इनफैक्ट मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिला भी था अपने पीआरसी के, आई कैप में ही जो है वो सब आए थे। ये ठोकर नियाज बेग पे भी आए हुए थे, गुलबर्ग पे भी आए हुए थे। सो इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा भी जो है मेरा चक्कर लगेगा आज से 2-3 महीने बाद, तो मैं खुद तुम लोगों के पास तुम लोगों को बता दूंगा। सो लेट्स कैच अप। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्विज़ेस तमीज़ से दो, रिवीजन सेशंस तमीज़ से लो, मॉक्स तमीज़ से करो, और स्टडी टेक्स्ट कर लो, तुम्हारा पेपर आसानी से हो जाएगा। सही है, इंशाल्लाह हम लोग अब रिवीजन क्लास कल या परसों रखते हैं, लाजमी ज़वियार, लाजमी। निसा, ये मेरा बच्चा, आपने जो है कोई व्हाट्सएप का लिंक शेयर किया है? नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें, डोंट यू वरी, मैं बता दूंगा तुम्हें, सही है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट यू वरी। तो सर अच्छा, ये निसा ने जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल निसा आप चाहो, अच्छा देखो यार एक और चीज़ है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा वो होते हैं कि सर आपका एक ग्रुप बना हुआ है तो हम क्या आपकी जो है वो चीज़ें किसी और को बांट सकते हैं? बिल्कुल बांटो, सबको बांटो। बस उनको एक चीज़ बोल देना कि आपने हसन मारफानी के लिए और हमारे लिए, क्योंकि आप ज़रिया बन रहे हो, दुआ करो। सबको बांटो, जो बिला झिझक जो है ना, सबको बांटो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ये ज़रूरत है, क्योंकि एंड टाइम पे टीचर जाहिर सी बात है बिज़ी होते हैं, मैं खुद भी बिज़ी होता हूँ, अभी आजकल फ्री हूँ तो मैं क्लासेस लगा रहा हूँ। सो निसा, मेरा बच्चा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बिला झिझक जो है वो चीज़ें बांट सकते हो, बट आपने जो है बाकी और बच्चे भी बांट सकते हैं, बट आपने जो है वो ये करना है, सबको दुआओं का बोलना है, अपने लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि आप लोग सब वो ज़रिया बन रहे हो। तो सर मैं बता दूंगा ज़वियार, लेट्स कनेक्ट ऑन ग्रुप। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।